आरएसएस का हिंदुत्व बनाम सामाजिक न्याय। क्या 2024 का लोकसभा चुनाव इसी धुरी पर लड़ा जाएगा? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। पिछले कुछ महीनों से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान थोड़े बदले बदले नजर आ रहे। हिंदू सब एक है, पुनः हिंदूकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। वो असली हिंदूकरण है कि फिक्टिशियस है, उसे कई मायने निकाले जा सकते हैं। जब मुस्लिम सामने हो तो एग्रेसिव हिंदुत्व होता है, लेकिन जब अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग सामने हो तो सॉफ्ट हिंदुत्व होता है। इसी दरमियान कल एक ऑनलाइन और ऑफलाइन मीटिंग हुई दिल्ली, और उसमें स्टालिन के नेतृत्व में मीटिंग हुई है, जिसमें अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, वीरप्पा मोइली, कश्मीर के हमारे कुछ नेता, फारूक अब्दुल्ला साहब, तमाम कई सांसद, एमएलए, सोशल एक्टिविस्ट, रिटायर्ड जजेस, ब्यूरोक्रेट्स सब शामिल थे। 4 घंटे की मीटिंग हुई है। महाराष्ट्र सदन में दिल्ली से लोग जुड़े हुए थे और चेन्नई से और तमाम जगहों से ऑनलाइन जुड़े हुए थे। कई वक्ताओं ने एग्रेसिवली इस पे अपनी बात रखी। इसी बीच रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन मार्च में हुआ था, जिसमें कि सोशल जस्टिस को बहुत प्रमुखता से उबारा गया था। महिलाओं के लिए जो आरक्षण है, उसमें आरक्षण विदिन आरक्षण की बात की गई थी, ओबीसी मंत्रालय बनाने की बात की गई थी, हायर जुडिशरी में रिजर्वेशन की बात की गई थी। तमाम ये मसले थे। क्या ओपोजिशन को, इंक्लूडिंग कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज और तमाम जो पार्टियां हैं, उनको अब लग रहा है कि आरएसएस का जो हिंदुत्व है उसका कार्ड सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय ही होगा। अगर सामाजिक न्याय के सिद्धांत को प्रमुखता से उठाया गया तो मुझे लगता है कि यह चुनाव हिंदू बनाम हिंदू भी हो सकता है। इसी मसले पर बात करने वाला हूं। हमारे साथ प्रोफेसर राम पुनियानी साहब जुड़े हैं। आप जानते हैं बहुत मुखरता से और बहुत शोध परक बातें रखते हैं, तो इनसे समझने की कोशिश करेंगे। कल मीटिंग हुई है, कल बड़ी मीटिंग, 4 घंटे की मीटिंग हुई है और सारे अखबारों में प्रमुखता से ये खबर छपी है। दिल्ली के अखबारों में छपी है, इसके अलावा देश के अन्य भागों में छपी है एडिटोरियल पेज पे। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा। बहुत धन्यवाद रतन। बेसिक पृष्ठभूमि हमने बना दी है, अब आपको सुनेंगे। खैर, आपकी पृष्ठभूमि तो बहुत अच्छी है और आपने जो कल की मीटिंग का उल्लेख किया वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ कई क्षेत्रीय पार्टियां ये सामाजिक न्याय के मुद्दे को सामने ला रही हैं, और दूसरी तरफ आप देखें कि चुनावी मैदान में जो सामाजिक न्याय की बात है उसको ज़्यादा महत्व अभी तक नहीं दिया गया, और उसके उलट ही बात हुई है कि जो पार्टी सामाजिक न्याय का छुपा छुपा विरोध करती है और कई बार ऐसे नीतियों का भी विरोध करती है जो सामाजिक न्याय की तरफ ले जाएं, जो पार्टी उसका विरोध करती है उसको इन क्षेत्रों में बहुत सफलता भी मिली हुई है। इस बात को हम याद रखें। पर अब सिद्धांत के तौर पर बात यह है कि मुख्य रूप से जो हम चुनावी प्रक्रिया की बात करते हैं, एक तरफ तो चुनावी प्रक्रिया है और एक तरफ वास्तविक जो हमारा एजेंडा है, हमारा उद्देश्य है, ये दूसरी बात है। तो मैं इस बात को मानता हूँ कि आज बीजेपी को छोड़कर ज़्यादातर पार्टियाँ एक ऐसे समाज की तरफ जाना चाहती हैं जहाँ सामाजिक बराबरी हो, और जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, ये सामाजिक न्याय एक्चुअली वास्तव में इसकी जो पितृ संगठन है आरएसएस, उसका जन्म ही इसलिए हुआ था कि सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष चालू हुआ था। और ये सामाजिक न्याय के लिए जो संघर्ष चालू हुआ 1920 के दशक में बहुत तेज़ी से, पहले ज्योतिराव फुले आए, बाद में भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर आए, और इन्होंने उस समय महाराष्ट्र में जो नॉन ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण आंदोलन चालू किया। उसका मुख्य उद्देश्य था कि जाति प्रथा और जमींदारी, इन दोनों का विरोध करना। अब इससे विचलित होकर जो सवर्ण संभ्रांत तबके के लोग थे, पहले हिंदू महासभा तो पहले ही बनी हुई थी, 1923 तक ये बात आ गई थी कि हिंदुत्व चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो ये एक दूसरी प्रक्रिया जब सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष की अंकुरें फूटने लगी, मजबूत होने लगी, तो जो सवर्ण संभ्रांत लोग थे वो आरएसएस के रूप में सामने आए। वो सभी सवर्ण थे जिन्होंने साथ में आए, और उनके साथ उस समय रियासतों के राजा, बड़े बड़े जमींदार,
इनके समर्थन में खड़े थे। और इनकी जो विचारधारा है हिंदू राष्ट्र की, उसका जो पहला आउटलाइन बनाया था वो MS गोलवलकर ने बनाया। और उन्होंने क्या कहा कि हमारी जो जाति प्रथा है, वर्ण प्रथा है, वो बहुत वैज्ञानिक आधार पे है और इसी ने भारतीय समाज को मजबूती दी है। इसी के कारण भारतीय समाज टिका हुआ है। ये ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं गोलवलकर के आधार पे। और गोलवलकर ने भी अलग अलग जगहों पे मनुस्मृति का गुणगान करते हुए लिखा है कि ये एक पहला ऐसा कानून था जो पूरे दुनिया के लोग आश्चर्य से देखते हैं कि कितना महान सिद्धांत है वगैरह। 1965 में आते हैं दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने एकात्म मानववाद की। और ये एकात्म मानववाद की कल्पना के साथ ही साथ आजकल बहुत बीजेपी के लीडर वाद से अपने आप को जोड़ते हैं। एकात्म मानववाद क्या है? ये कहता है कि जैसे हमारे शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, सिर, हाथ, पैर, जांघें, वैसे ही समाज में भी अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं और उनका एक जो स्थान है वो हमारे हिंदू समाज में एक महत्वपूर्ण तरीके से रखा गया। अब ये दो बातें हुई। अभी के साथ साथ तीसरी चीज देखिए कि आज जो भागवत जी बयान दे रहे हैं, भागवत बार बार उन्होंने वो एक तौर पे तो वर्ण जाति व्यवस्था की मजबूती को बनाए रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो एक इम्प्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं, एक प्रकार का वातावरण खड़ा करना चाहते हैं। RSS जातियों की बराबरी चाहती है, जो बात बिल्कुल गलत है। जैसे बाबा साहब कहते थे एनालिशन ऑफ कास्ट, जातियों की समाप्ति, उसके उलट इन्होंने सामाजिक समरसता मंच बनाया हुआ है जो मानता है कि अलग अलग जातियों में समरसता नहीं करते। अब इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं जो आगे की बातें थोड़ी सी हुई, भागवत के बयान तो आपने नोट किए होंगे। भागवत के बयान में ये भी है कि भाई हमारे प्राचीन काल में इस प्रकार की बातें नहीं थी, मौखिक का ज्ञान था। जब किताबों के रूप में आया तो कुछ लोगों ने उसको भ्रष्ट कर दिया। तो उनके हिसाब से कि जाति प्रथा की ऊंच नीच ये शायद मुसलमानों के कारण आई, ऐसा उसकी तरफ इशारा था। अभी अभी उनके कुछ और विचारक आए, वो जाति प्रथा को कॉलोनियल, और ये दोनों चीज़ों को लेकर जो हमारे भारतीय संविधान में अगर आप देखें, जो दलितों के लिए, ओबीसी के लिए तो 1990 में आया, दलितों के लिए जो आरक्षण था, वो दलितों का आरक्षण उसकी जो प्रक्रिया चली, उस प्रक्रिया के चलते आप पहली बात देखिए 1980 में गुजरात में दलित विरोधी दंगे हुए और उनका कि दलित ये सरकारी दामाद बन गए हैं, मिलता है, और जो लायक लोग हैं उनको वो समाज की इन परिस्थितियों से वंचित रह जाते हैं। 1985 में फिर से गुजरात में ओबीसी विरोधी दंगे हुए और इस समय ओबीसी विरोधी, क्योंकि ओबीसी को प्रमोशन में प्राधान्य था। अब इसी के चलते चलते आप देखेंगे 1980 के दशक में उत्तर भारत में बहुत सारी यात्राएं निकलना चालू हो गई। उद्देश्य था कि सवर्ण लोगों को बंद करना, और ये सवर्ण लोगों को करने के लिए यात्राएं जो निकाली गई, उसका एक छुपा हुआ था कि जो दलित ओबीसी ऊपर आ रहे हैं उनको एक उनके स्थान पर सीमित रखना। अब यहाँ आप देखिए कारण थे, एक तो उभरती हुई ये यात्राएं, दूसरी तरफ वीपी सिंह और देवीलाल के अंदर की जो राइवलरी थी। मंडल कमीशन आया और मंडल कमीशन जब आया तो उस समय भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष रूप से इसका विरोध नहीं करना चाहती थी उससे, क्योंकि इसका चुनावी परिणाम होता था। इसलिए उन्होंने मंडल की बात न करके राम मंदिर की बात की, रथ यात्रा की बात की, और वाजपेयी जी ने उसको अच्छे से समराइज किया कि उन लोगों ने मंडल लाया तो हम लोग कमंडल लाए, उन्होंने मंडल लाया तो हम लोग कमंडल लाए। अब ये उनके बताने का तरीका था कि उन्होंने इसके बाद से राजनीति में धर्म के पुट को, धर्म के अंग को ज़्यादा से ज़्यादा घुसाने की कोशिश की। अब आज हालात ये हैं कि कई कारणों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और सत्ता में बने रहने के लिए उसको दलित ओबीसी को एक झुंझुना दिखाने की ज़रूरत होती है। इसलिए दलित क्षेत्रों में सामाजिक समरसता मंच,
आदिवासी क्षेत्रों में वनवासी कल्याण आश्रम। तो हाँ मंडल कमीशन के लाने के बाद भाजपा ने एक बहुत जोर लगा के रथ यात्राओं को बहुत महत्व दिया, और जो मंडल ने सवाल उठाए थे उनका एक अप्रत्यक्ष विरोध करके सवर्ण तबकों को लामबंद किया। पर सवाल ये था कि चुनावी मैदान में तो दलित ओबीसी का भी वोट चाहिए, इसलिए उनको अपील करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि सामाजिक समरसता मंच, वनवासी कल्याण आश्रम और ऐसे बहुत सारे संगठन इन लोगों में शुरू किए गए, जिसके आधार पे वो सोशल इंजीनियरिंग करके इनको अपनी ओर आकृष्ट करने लग गए। इसलिए आपने ख्याल किया होगा इन क्षेत्रों में आरएसएस का बहुत काम है, और वहाँ वो सेवा और इस प्रकार के बाकी चीजों को लेके इन लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहती है। अभी मामला जी सिर के बाहर हो रहा है, क्योंकि इनकी जो नीतियां हैं वो बराबर दिखने लग गई हैं। तो इसीलिए मोहन भागवत बार बार बयान दे रहे हैं कि हम तो सभी जातियां बराबर थी। और आपको याद होगा रतनलाल, जी 1914 या 15 में इन्होंने तीन बड़ी किताबें लाई थी। हिंदू खटिक जाति, हिंदू वाल्मीकि जाति, और एक तीसरी किताब थी। और आपको ये भी याद हम्म होगा इसी दौरान फोनकर साहब ने, फोनकर ने लिखा था। जी, तीन तीन वो किताबें थी। और जी उसके पहले उसी के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने एक किताब लिखी थी कर्मयोगी। और जी कर्मयोगी में उनका, अभी तो किताब विड्रॉ कर ली गई है, पर कर्मयोगी में उन्होंने कहा था कि ये वाल्मीकि लोगों को जो काम करते हैं उनको इसमें एक आध्यात्मिक सुख मिलता है। मैनुअल स्कैवेंजिंग, जो हाथ से हम्म मैला साफ करते हैं, सिर पे मैला ढोलते हैं, उसमें उनको एक आध्यात्मिक सुख मिलता है। तो ये एक तरफ की बात हो गई। तो अभी जो परिस्थिति आई है उसमें आरएसएस को लगता है कि वो बार बार इस पर्दे के पीछे छिपने चाहती है कि हिंदू समाज में ये जो पहले जो जाति प्रथा आई वो मुसलमानों के प्रभाव के कारण आई। बाद में अभी भी कुछ विचारक तो ये कहने लग गए हैं कि कॉलोनियल पीरियड के कारण जाति प्रथा का प्रभाव सामने आया। तो लुब्बो हम्म लुआब ये है कि भागवत जो बयान देते हैं वो केवल चुनावी फायदे के लिए देते हैं, कि कहाँ ऐसा बयान दे सकें कि लोग उनके पीछे आए और उनका जो गहरा एजेंडा है वो चलता रहे। अब गहरे एजेंडा का देखिए, जैसे आपने आपने देखा होगा कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के नाम पे उन्होंने 8 लाख तक कमाने वाले लोगों को उस लिस्ट में रख दिया। अब इससे फायदा किसको होगा? इससे सवर्णों को ही फायदा होगा। फिर जो डिमांड है, कल की मीटिंग में भी रखी गई कि पॉपुलेशन का सेंसस होना चाहिए, कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, उसके भी ये खिलाफ हैं। तो निश्चित रूप से वो एक दोहरी राजनीति खेल रहे हैं। दोहरी राजनीति, एक तरफ से लिप सर्विस, जबानी जमा खर्च में उनको बराबर मानना, उनको साथ में लेना, सोशल इंजीनियरिंग करना, और दूसरी तरफ से जो नीतियों से जाति व्यवस्था समाप्त हो सकती है, जाति व्यवस्था कमजोर हो सकती है, पिछड़े लोग ऊपर आ सकते हैं, उन नीतियों का विरोध करना। उसमें कास्ट सेंसस आ गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का रिजर्वेशन आ गया। ये दो उस तरीके से देखता हूँ। तो भागवत जी के जो बदलते हुए बयान हैं वो इसी दिशा में है कि हमारा एजेंडा तो वही रहेगा, पर हम सब बराबर बराबर हैं। और वो अलग अलग तरीके से कभी मुसलमानों को दोष देते हैं, कभी आजकल कॉलोनियल पीरियड को देखते हैं। तो मुख्य एजेंडा मेरे ख्याल से उनका यही है कि एक हिंदू एकता खड़ी की जाए, जाति की ऊंच नीच को मेंटेन करते हुए। ये देखिए, मुख्य बात जो है, एक तरफ अम्बेडकर का हम्म है, अम्बेडकर का लक्ष्य है कि जाति व्यवस्था हम्म का उच्चाटन हो, समाप्त हो, एनाइलेशन हो। दूसरी तरफ ये है कि ठीक है, जाति व्यवस्था हमारे ग्रंथों में नहीं थी, अब छुआछूत हो, जाति व्यवस्था हो, इसका तो पूरा रूप आपको वेदों में भी मिलता है। वेदों के कुछ पुरुष सूक्त और बाकी जगह मिलता है। मनुस्मृति में पूरा पूरा मिलता है। अब दूसरी शताब्दी में जब ये चीजें पूरी हो गई थी, उस समय मुसलमान कहाँ थे? उस समय कॉलोनियल पीरियड कहाँ था? तो ये एक और जो इनकी नीति है, अंदर की समस्याओं को बाहर इंगित करना, कि ये समस्या हमारे कारण नहीं है, हमारे धर्म ग्रंथों के कारण नहीं है, हमारे सिस्टम के कारण नहीं है, या तो ये मुसलमानों के कारण है या दूसरों के कारण है। तो इसके जो बयान है वो उस दिशा में चलते हैं। और इसमें अंतिम पॉइंट मैं कहूंगा कि अभी क्योंकि इनका जो खेल चल रहा था सोशल इंजीनियरिंग का, वो थोड़ा सा एक्सपोज होते जा रहा है। कई हम्म जो लोग सक्रिय हैं इसमें, उस कारण एक्सपोज होते जा रहा है। और जैसे कल आपने बड़ी वो मीटिंग का उल्लेख किया,
ऐसी चीजों के कारण उनका एजेंडा अभी एक्सपोज होने के कारण ये नई नई भाषा लाके उनको अपने साथ हम्म। जोड़े रखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। निजीकरण भी एक मसला है, निजीकरण पे तो आरएसएस कुछ नहीं कहता है। निजीकरण देखिए होगा तो निजीकरण, सोशल जस्टिस कमजोर होगा। जी, निजीकरण पे कुछ नहीं कहेगा। एक, दूसरा, जहाँ दलितों पे अत्याचार होगा वहां ये कुछ नहीं कहेगा। अभी आप देखिए हम्म। आईआईटी बम्बई में भी जो केस हुआ, सब लोग बहुत हम्म। व्यथित हैं, पीड़ित हैं, पर उसमें आईआरएस का कोई बयान नहीं आएगा। तो हम्म। ये एक्चुअली उनके राजनीति को क्लियर कट दिखाता है कि उनकी हम्म। राजनीति है क्या। तो हाथी के दांत वाला मामला है, खाने के और दिखाने के और। तो निजीकरण भी उसमें एक मामला आता है। जिस पब्लिक सेक्टर ने यहाँ की ऊंच नीच को कम करने में बहुत बड़ा योगदान दिया, दलित, ओबीसी और महिलाओं को ऊपर आने में बहुत योगदान दिया, उसके बारे में तो ये सरकार फास्ट बुलेट स्पीड से जाके निजीकरण कर रही है। कुछ खास इंडस्ट्रियल इसको फेवर भी कर रही है। निजीकरण में हम्म। भी एक तड़का लगा हुआ है, निजीकरण का भी एक हम्म। तड़का है। तो खैर ये सब चीजें उनके सामने हो रही हैं। और कहाँ बोलना, कहाँ चुप रहना, ये भी एक बहुत राजनीति का भाग होता है। हम्म। सर, जैसा जी, आपने कहा कि आरएसएस कह रहे हैं कि जो भी यहाँ गड़बड़ी हुई वो मुस्लिमों की वजह से हुई या ईसाइयों की वजह से हुई, और पहले जब ओरल ट्रेडिशन था सब ठीक था, बाद में जब लिखा तो कुछ लोगों ने हेरा फेरी कर दी। जितने इनके धर्म शास्त्र हैं वो तो संस्कृत में लिखे हुए हैं, और न ईसाई पहले संस्कृत जानते थे, न मुस्लिम जानते थे, न पिछड़े जानते थे, न अछूत जानते थे। तो आखिर वो संस्कृत लिखने वाले कौन जाति के लोग थे? देखिए कौन ये थे आपने वो? बहुत अच्छा सवाल उठाया। पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि उस समय तो इस्लाम अस्तित्व में ही नहीं था। नहीं था। इस्लाम अस्तित्व में नहीं था। और ईसाई जो भी आए वो AD 52 से मलाबार पोस्ट पे आए। उस हाँ। समय उनकी संख्या 0.01% होगी। उनका क्या हम्म। इम्पैक्ट रहा होगा पूरे भारत में, संस्कृत वो भी नहीं फैले भी जानते नहीं थे। होंगे। संस्कृत भी नहीं जानते होंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बाद में कुछ उनमें से स्कॉलर हुए जिन्होंने संस्कृत पे बहुत गहरा अध्ययन किया, बहुत बाद में, बहुत थोड़े लोगों ने किया। और उन्होंने ये धर्म ग्रंथों में कुछ छेड़छाड़ की होगी, ये कहना तो खैर पराकाष्ठा है। उनके हम्म। उनकी कोशिश होती अच्छा सर, ये जो ओपोजिशन की मीटिंग हुई है कल, है। जी, और बड़ी मीटिंग थी और 4 घंटे लीडर्स बैठे रहे, ये बड़ी बात है। इतने देर जनरली बैठते नहीं लोग। जी। और क्या वाकई ओपोजिशन सोशल जस्टिस को लेकर, एजेंडा को लेकर ये सीरियस होगा और इस राजनीति को, इस चुनाव को सीरियस बनाने की कोशिश करे? अब देखिए मुझे लगता है कि इनमें थोड़ी सीरियसनेस तो है, थोड़ी सिंसियरिटी तो है। हम्म। और इसको ज्यादा मजबूत करने के लिए लोगों का दबाव बहुत काम करेगा। अभी जी। जो आपके जैसे चैनल हैं या बड़े हमारे चिंतक विचारक इस दिशा में अगर दबाव डालेंगे, तो ये पार्टियों ने जो कल मीटिंग की उसको उसके उसके कार्यक्रम को वास्तविक रूप से करने में वो उस दिशा में जाएंगी। और मुझे तो ये भी लगता है कि अगर उस दिशा में गई तो निश्चित रूप से वो सत्ता के भी ज्यादा करीब जा सकती हैं। जो उनके विरोधी पक्ष बीजेपी खास तौर से, उसको हराने में भी बहुत बड़ी मदद होगी अगर ये इसको अपने ये चुनावी मैनिफेस्टो में मजबूती से रखें, उसके लिए लगातार आवाज उठाते रहें, दलितों पे जहाँ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाते रहें। अगर ये किया तो निश्चित रूप से ये समाज के लिए भी अच्छा है, उन पार्टीज के लिए भी अच्छा है। और यही एक चीज है जो हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति है उसके मुकाबले में बड़ी मजबूती से सामने आ सकती है। सर, कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पास किया है रायपुर अधिवेशन में, वो मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में अगर देखें, खास तौर से मैं हिंदी पट्टी की बात कर रहा हूँ, जी, तो वो एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, आपने देखा ही होगा। जी, जी। लेकिन क्या कांग्रेस अभी भी द्वंद में है? उसको लेके एग्रेसिवली कैंपेन नहीं कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है, उनके प्रवक्ता उसे बोल नहीं रहे हैं, लीडर्स क्लियर कट पब्लिक स्टैंड इस पे नहीं ले रहे हैं। क्या ये द्वंद में है कांग्रेस अभी भी? मेरे ख्याल से कांग्रेस एक तरफ से द्वंद्व से ज्यादा कई दूसरे मुद्दों से घिरी हुई है, क्योंकि इसका अच्छा। जो संगठन अभी बहुत कमजोर है। और इनकी जो कोशिश है कि एक तरफ जो देश को तोड़ने की कोशिशें चल रही हैं,
उसके विरोध में अपनी आवाज को मुखर करना, प्राइवेटाइजेशन और अडानी जैसे मुद्दों को सामने लाना, तो वो एक कारण हो सकता है। पर फिर भी मुझे लगता है कि उन्होंने ये रायपुर वाले जो अधिवेशन का प्रस्ताव है उसको हम्म। मजबूती से सामने रखेंगे तो ये देश के लिए अच्छा होगा, पार्टीज के लिए भी अच्छा होगा। तो 24 का चुनाव इसी मुद्दे पर होने वाला है, हाँ, क्या ये एक लगता है? मुख्य मुद्दा होगा। एक बहुत, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर एक ही मुद्दे को लेके चले, अडानी वाला मुद्दा, तो वो गलत होगा। सब मुद्दों हम्म। को साथ में लेना चाहिए, और उसमें अडानी के साथ साथ सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यकों पे अत्याचार, उनकी पिछड़ी हुई आर्थिक परिस्थिति, स्त्रियों की हालत, ये सबको सामने रखने की जरूरत है। तो ही मेरे ख्याल से विपक्षी पार्टियों के लिए कुछ उम्मीद बनती है। शुक्रिया सर। और दशरथ सोलंकी वाले केस पे हमारी नजर है, वहां पर एसआईटी ने कहा है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट कराएंगे जो आरोपी छात्र हैं। उस पे जैसे ही विस्तार से इंफॉर्मेशन आता है हम लोग के पास, प्रोफेसर पुनियानी साहब से इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रोफेसर पुनियानी आईआईटी में प्रोफेसर रहे हैं। अमूमन अथॉरिटीज पल्ला झाड़ देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं विश्वविद्यालय और आईआईटीज और मेडिकल कॉलेजेस जातिवाद के खूंखार अड्डे हैं, और तरह तरह से टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर करने का मतलब सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं होता है, कई उसके रूप आयाम होते हैं। जब और इंफॉर्मेशन आएगा तब हम पुनियानी साहब से फिर चर्चा करेंगे कैसे होता है आईआईटी में जातिवाद। शुक्रिया सर आपका। और दोस्तों, पुनियानी साहब हैं, शुक्रिया। पूरा वीडियो सुनिए और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर।